तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई हम सब ने नारुतो को देखा है, जिससे देख तुम सभी को लगेगा कि भाई मुझे नारुतो के बारे में तो सब कुछ पता है, पर वेट भाई अभी भी ऐसे कुछ मिस्ट्रीज है नारुतो एनिमे में जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। फॉर एग्जांपल क्या हाशिरामा शिंजू मरा कैसे, या फिर ये लॉर्ड जाशिन एक गॉड है, या फिर ओत्सुत्सुकी। सो आज की वीडियो में मैं इन्हीं सारे मिस्ट्रीज में से टॉप 7 बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में बोलूंगा जो कि हमने नारुतो एनिमे में देखे हैं। सो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे पहले अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है द एक्सटेंशन ऑफ सेंजू क्लैन। देखो भाई हम सबको पता है कि हिडन लीफ विलेज उर्फ द कोनोहा विलेज को दो सबसे पावरफुल एंड बिगेस्ट क्लैन जैसे कि सेंजू एंड उचिया क्लैन ने फाउंड किया था, जहां हमें इवन उचिया क्लैन की हिस्ट्री के बारे में भी पता है कि कैसे उचिया क्लैन का विलेज के पुलिस का ही रोल था, जहां वो सारे क्राइम को देखते थे एंड इसके बाद वो कैसे खुद ही एक क्राइम सीन बन जाते हैं वो भी हमें पता है। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। जब भाई इताची उचिया एक रात में ही सबको मैसेकर कर देता है। और भाई सेंजू क्लैन का क्या, इसके बारे में हमें कोई भी प्रॉपर हिस्ट्री पता ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ये कि सेंजू क्लैन वर्ल्ड के द मोस्ट पावरफुल क्लैन में से एक थे, जहां भाई हाशिरामा एंड टोबिरामा अपने क्लैन के लीडर थे एंड इवन भाई इनके सिबलिंग्स एंड कजिन भी थे। आफ्टर ऑल भाई इनका क्लैन द मोस्ट पावरफुल क्लैन था इन द होल शिनोबीवर्स, जिनके पास भाई पूरी की पूरी आर्मी थी आर्मी। पर स्टिल भाई सेंजू क्लैन का आखिरकार हुआ क्या और ये कहाँ चले गए, क्योंकि भाई अब इस क्लैन में से हमें बस एक ही लिविंग पर्सन पता है जो कि है सुनाडे सेंजू, एंड वो भी वैसे देखा जाए तो बोरुतो एनिमे से ऑलमोस्ट गायब ही हो गई है। जिसे देख भाई करंटली अगर बोरुतो ऐसे देखे तो ऐसा लगता है कि भाई सेंजू क्लैन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो देखो भाई बहुत सारों के दिमाग में ये सवाल तो आता ही रहेगा कि क्या आखिर सारे सेंजू क्लैन वाले मर गए या फिर सारे सेंजू क्लैन वालों ने अपना लास्ट नेम ही चेंज कर लिया। तो देखो भाई इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया और इससे हमें पता चलता है कि भाई सेंजू क्लैन वाले मरे तो नहीं थे, बल्कि भाई उन्होंने दूसरे क्लैन के लोगों के साथ ही शादी कर ली। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि सेंजू क्लैन वाले ना पीस एंड यूनिटी में ज्यादा बिलीव करते थे। उनका मानना था कि क्लैन लॉयल्टी से ज्यादा विलेज इंपॉर्टेंट होता है। इसी आइडियोलॉजी के कारण सारे सेंजू क्लैन वाले लोग धीरे धीरे करके बाकी के क्लैन के लोगों के साथ इंटर मैरिज करने लगे, ताकि सेंजू ब्लड लाइन की स्पेशलिटी और पावर बाकी के क्लैन के लोगों में भी स्प्रेड आउट हो जाए एंड फिर कोना और भी पावरफुल विलेज बने। एंड फिर भाई यही करने की वजह से विद टाइम सेंजू क्लैन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट ही हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी विल ऑफ फायर एंड सुनाडे जैसे डिसेंडेंट के थ्रू आज भी वो जिंदा है। अनलाइक भाई उचिया क्लैन जो कि अपने अलग ही नशे में थे और अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, जो कि इवन अपने क्लैन को विलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और वेल फिर भाई इसी चीज की वजह से उचिया क्लैन का क्या हुआ ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। वेल भाई अब इसके बाद नेक्स्ट मिस्ट्री है द कल्ट ऑफ जाशिन। देखो भाई हम सब ने शिबुडेन में एक अकात्सुकी जैसे ग्रुप में देखा है, जिस ग्रुप में भाई बहुत ही खतरनाक एंड पावरफुल बंदा था जिसे भाई कोई भी नहीं मार पाया था, क्योंकि भाई ये लिटरली इमॉर्टल था, जो कि था हिडान। देखो भाई हिडान के बारे में ऐसा देखा जाए तो वो एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरे नारुतो यूनिवर्स में चक्रा नहीं बल्कि मैजिक यूज करता है एंड वो गॉड एंड रिलीजन को फॉलो करता है, जो कि है जाशिन। जहाँ इस गॉड को प्रे करने से ये जाशिन हिडान को इमॉर्टेलिटी की पावर देता है एंड इवन भाई उसे कर्स टेक्निक जैसी एक पावर देता है। आई नो भाई थोड़ा सा जेजे के जैसा हो गया, लेकिन देखो भाई इस पावर से ना हिडन किसी भी पर्सन का ब्लड को कंज्यूम करके खुद को उस पर्सन के साथ लिंक कर सकता है, जिससे जो भी डैमेज हिडन खुद पे इन्फ्लिक्ट करेगा वो उस पर्सन पे भी इन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और सिंस भाई हिडन मर ही नहीं सकता क्योंकि वो इमॉर्टल है, तो इसके कारण वो नहीं मरता बल्कि दूसरा पर्सन ही मर जाता है, जो कि नो डाउट भाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस एबिलिटी है। तो भाई सवाल अब यही आता है कि क्या नारुतो यूनिवर्स में एक ऐसा नाम का बंदा जो कि लिटरल गॉड है जाशिन वो एग्जिस्ट भी करता है, या जाशिन एक ओत्सुत्सुकी है या फिर एक एलियन टाइप ऑफ बीइंग जो कि ओत्सुत्सुकी से पहले भी अर्थ पे आए थे एंड एग्जिस्ट करते थे, या फिर इवन वो कोई रिपर डेथ सील जैसा एक स्पिरिट डीमन है, या फिर सिंपल भाई हिडन को एक पागल सा बंदा था जिसने भाई गलती से एक फॉरबिडन जुत्सु को डिस्कवर कर लिया, जिसे उसने फिर एक गॉड का ही नाम दे दिया। सो नो डाउट भाई ये मिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड अभी भी अनसॉल्व्ड है। आफ्टर ऑल भाई हिडन एक लौता ऐसा पर्सन है जो कि लिटरली इमॉर्टल है पूरे नारुतो यूनिवर्स में, और टेक्निकली ऐसा देखा जाए तो हिडन अभी भी जिंदा है वो नारा फॉरेस्ट में। वेल अब इसके बाद नेक्स्ट मिस्ट्री रिपर डेथ सील मास्क। देखो भाई हम सब जानते हैं कि उजुमाकी क्लैन नारुतो में तो वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड क्लैन में से एक था, यहाँ तक कि भाई सेंजू क्लैन भी उनसे डरते थे। आफ्टर ऑल भाई उजुमाकी क्लैन के लोग एक सीलिंग साइन से टेल विस्क को कैप्चर कर पाते थे एंड इवन भाई उनका चक्रा और लाइफ फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बहुत ही ज्यादा लंबी जिंदगी जी पाते थे। एंड भाई ऐसे ही ओवरपावर्ड एंड खतरनाक क्लैन के पास एक और वाडिव चीज थी जो कि थी रिपर डेथ सील मास्क। जब हम कोना के आउटस्कर्ट में एक पुराना और टूटा हुआ टेंपल देखते हैं जिसे उजुमाकी मास्क श्राइन कहा जाता है, और यहीं पे हमें वो मास्क मिलते हैं जो कि रिपर डेथ सील के साथ कनेक्टेड होते हैं। और भाई हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन मास्क में से एक ऐसा मास्क है जो कि शिनिगामी को समन कर सकता है, जो कि एक डेथ गॉड है, और इससे ही लोग रिपर डेथ सील जुत्सु को यूज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल भाई इसी मास्क का यूज करके मिनाटो ने 9 टेल के चक्र को सील किया था नारुतो में एंड खुद में। लेकिन भाई सबसे स्केरी बात यह है कि हमने उस
उस टेम्पल में ना एक मास्क नहीं बल्कि बहुत सारे मास्क को देखे थे उस वॉल के ऊपर। तो बस सिंपल सा ये सवाल तो सबके मन में आता ही है कि ये बाकी सारे मास्क का पर्पस क्या है। क्या ये भी कोई गॉड, डीमन या फिर कोई अननोन एंटिटी को समन कर सकते हैं, या फिर वो अलग अलग कोई फॉरबिडन सीलिंग जुट्सू के लिए बनाए गए थे। पर्सनली तो मुझे लगता है कि ये बाकी के सारे मास्क डिफरेंट गॉड्स को समन कर सकते हैं। और भाई अगर उजुमाकी क्लैन जैसे लोग कोई ऐसा मास्क बना सकते हैं जो कि लिटरली डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है, तो सोचो कि भाई उनके पास और भी क्या क्या डेंजरस चीज होगी जो कि हमें आज तक पता भी नहीं है। एंड इवन भाई उजुमाकी क्लैन के लोगों के पास शायद से सोल्स, डायमेंशन एंड इवन कॉस्मिक पावर से रिलेटेड भी कुछ मास्क हो सकते हैं। और भाई इसी की वजह से शायद से बाकी के नेशन उजुमाकी क्लैन से बहुत ही ज्यादा डरते थे, क्योंकि उनके पास एक डेंजरस एंड गॉडली पावर थी। एंड इसी रीजन के कारण वो सारे शिनोबी वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बन चुके थे। एंड भाई इसी की वजह से सारे वर्ल्ड के नेशंस ने मिलकर उजुमाकी क्लैन को ही खत्म कर दिया। वैसे भाई इन मास्क को देख के ऐसे तो लगता है कि भाई उजुमाकी क्लैन के पावर के बारे में हमें बस 10% ही पता था, 90% तो हमें कुछ भी नहीं पता। वैसे ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थियरी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके अगर समझो हमें बोरुटो में पता चल गया कि बोरुटो उजुमाकी जो कि अपना उजुमाकी क्लैन का ही मेंबर है, जहाँ ये उजुमाकी क्लैन कोई एलियन स्पीशीज से आते होंगे जैसे कि ओचुत्सुकी क्लैन हो गया। भाई यार सोचो अगर ऐसा हो जाए तो भाई डेंजर, भाई खतरनाक। वेल भाई अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट मिस्ट्री है रॉक ली के पेरेंट्स। देखो भाई हम सभी को नारुतो के पेरेंट्स के बारे में पता है, सास्के के पेरेंट्स के बारे में, साकुरा के पेरेंट्स के बारे में, एंड इवन भाई हमें उजुमाकी क्लैन तक के हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है। लेकिन रॉक ली के पेरेंट्स, उसके बारे में भाई जीरो, कुछ भी इन्फो नहीं है। लाइक वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और भाई ये और भी ज्यादा वियर्ड तब लगने लग जाता है जब भाई रॉक ली का पूरा कैरेक्टर आर्क की हार्डवर्क उसे जेनेटिक के ऊपर बेस्ड है। सो भाई इस चीज के लिए आई थिंक रॉक ली के पेरेंट्स को तो दिखाना ही चाहिए था। जहाँ देखो रॉक ली ना ही निंजुत्सु यूज कर सकता है ना ही गेंजुत्सु, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद से ये कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। तो देखो भाई इससे बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि क्या रॉक ली के पेरेंट्स कोई नॉर्मल सिविलियंस थे या फिर वो भी चक्र को यूज कर पाते थे। और देखो इसके बारे में मैंने थोड़े मिस्ट्रियस क्लैन के वीडियोस में भी बात की थी, जहाँ में ये क्लियर होता है कि भाई रॉक ली का बाप माइट गाय तो नहीं है। लेकिन भाई कुछ थियरीज ऐसे भी है कि भाई रॉक ली के पेरेंट्स 9/11 के अटैक के वक्त मारे गए थे, जिसकी वजह से ली ऑर्फन बन गया। और भाई अगर ये सच होता तो ली कभी अपने पेरेंट्स को मेंशन क्यों नहीं करता, उर्स की उसके पास फोटो क्यों नहीं है, और ना ही वो उनके ग्रेव को विजिट करता है। इससे ऐसा लगता है कि भाई रॉक ली बस अचानक से एग्जिस्ट हो गया। एंड इसी की वजह से भाई रॉक ली के पेरेंट्स नो डाउट नारुतो यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। वेल भाई अब इसके बाद नेक्स्ट मिस्ट्री कि इताची को याटा मिरर और तोत्सुका ब्लेड जैसे वेपन कहां से मिले। देखो भाई हम सब ने इताची के सुसानो को देखा है, जो कि भाई नारुतो यूनिवर्स में द मोस्ट पावरफुल सुसानो माना जाता है अगर हम परफेक्ट सुसानो को छोड़ दे तो, क्योंकि भाई इसके पास दो गॉड टियर वेपन्स है, फर्स्ट याटा मिरर एंड सेकंड तोत्सुका ब्लेड, जहां वो याटा मिरर से कौन से भी अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, आई मीन कौन से भी। एंड दूसरा है तोत्सुका ब्लेड जिससे वो किसी को भी सील कर सकता है, वो भी एक ही स्ट्राइक में। एंड इवन भाई इताची ने जब आपने सुसानो को समन किया था तब इसे देख तो भाई ओरोचिमारू भी डर गया था, जहाँ उसने खुद कहा था कि उसने अपनी पूरी लाइफ तोत्सुका ब्लेड एंड याटा मिरर को ढूंढ रहा था। सो भाई हमें इससे ये क्लियर तो था कि भाई ये वेपन्स इताची के तो नहीं है और इताची ने इन वेपन्स को ढूंढा है। पर भाई फिर से सवाल यह आता है कि क्या ये वेपन्स फिर चक्रा से बने हुए हैं या फिर ये कोई फिजिकल आइटम्स है जो उसने अपने सुसानो के साथ काइंड ऑफ ऐसे मिक्स कर दिए, या फिर भाई सिंपल ये कोई स्पिरिट वेपन्स है। और भाई अगर ओरोचिमारू इसे ढूंढ रहा था तो इसका मतलब कि भाई ये वेपन्स इताची के जन्म से भी पहले से एग्जिस्ट करते थे। तो क्या मतलब ये वेपन्स सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने बनाए थे? वेल भाई किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि भाई देखो ये वेपन्स नो डाउट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। लाइक मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता इतने ज्यादा पावरफुल। लाइक तुम लोग भाई सोच ही नहीं रहे हो कि ये वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल है। आई मीन लाइक सास्के जैसे बंदे के पास अगर ये वेपन्स हो तो भाई वो क्या ना कर दे भाई। पर चल भाई इताची ये सारी गॉड टियर वेपन्स का सीक्रेट अपने साथ ही ले गया, जिसके कारण ये वेपन्स फॉर एवर के लिए लॉस्ट ही हो गए। वेल इसके रिलेटेड कुछ ऐसे थियरीज भी है कि इताची को देखो ना बचपन से बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, इधर उधर केव में जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, और शायद से इताची ने वही से इन वेपन्स को ढूंढ लिया होगा। लेकिन दूसरी थियरी ये भी है कि भाई किशिमोटो सेंसेई ने जानबूझ के इताची को ऐसे वेपन्स दे दिए ताकि वो ओरोचिमारू को सास्के से बाहर निकाल सके एंड उसे सील कर पाए। क्योंकि भाई ऐसा देखा जाए ना तो सास्के में से वो ओरोचिमारू के सेल को कैसे ही कोई निकाल पाता। सो नो डाउट भाई ये वन ऑफ द मोस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है नारुतो में। वेल भाई इसके बाद नेक्स्ट मिस्ट्री है ब्रोकन ओत्सुत्सुकी स्टैचू। वेल देखो इसमें ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। देखो बोरुटो ना सबने देखा, लेकिन क्या तुम्हें वो सीन याद है जब सास्के ना एक दूसरे डायमेंशन में जाता है जहाँ वो 10 टेल्स को देखता है, और वहीं पे भाई सास्के के सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वॉल होती है जिसके ऊपर 6 सिंबल्स बने हुए होते हैं जो कि ओत्सुत्सुकी पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ हम कागुया एंड इशिकी के सिंबल को देखते हैं, किंशिकी एंड मोमोशिकी के सिंबल को देखते हैं, एंड 2 और ऐसे सिंबल को देखते हैं जो कि डिस्ट्रॉयड हुए होते हैं। ये भाई हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि 2 ऐसे ओत्सुत्सुकी थे जो कि भाई पहले भी अर्थ पे आ चुके थे।
तो बस सवाल यही उठता है कि ये ब्रोकन सिंबल वाले उट्सुत्सुकी आखिर कौन थे और क्या वो उट्सुत्सुकी अब मर गए या फिर उन्होंने अपने क्लैन को ही बिट्रे कर दिया। वेल कुछ फैन लोग ये मानते कि शायद से वो सिंबल में से एक सिंबल लॉर्ड जाशिन का है, पर भाई मुझे ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थियरी लगती है। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये शायद से ह्यूगा क्लैन के एंसेस्टर्स हो सकते हैं। पर देखो भाई इसे देख के हमें ये तो समझ में आता है कि बोरुटो में कोई ऐसे 2 गॉड लेवल बीइंग है जिनके बारे में हमें अभी तो कुछ भी नहीं पता। ये सीन हमें भाई क्लियरली दिखाते हैं कि भाई ओत्सुत्सुकी और उनके गॉड लेवल पावर्स बहुत ही ज्यादा पुराने एंड एशियंट है। एंड भाई कागुया एंड मोमोशिकी से पहले भी बहुत सारे ओत्सुत्सुकी शायद से अर्थ आ चुके थे और शायद से उन्होंने भाई अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर दिया होगा। वैसे भाई एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थियरी है इसको लेके, जहाँ पे ऐसा मानते हैं कि भाई इन 2 सिंबल में से एक सिंबल शिबाई ओत्सुत्सुकी का है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कागुया एंड मोमोशिकी अर्थ पे आने से पहले शिबाई एंड एक और ओत्सुत्सुकी उसके साथ अर्थ पे गया था एंड शायद से उन्होंने अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था एंड इसी के कारण शायद से शिबाई को ये सारी पावर्स मिल गई है एंड वो एक गॉड लेवल बीइंग ही बन चुका है एंड एक अलग ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करने लगा है। वैसे भाई पर्सनली इस थियरी में दम तो लगता है। वैसे भाई तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर ये सिंबल किसके होंगे। तो भाई फाइनली बात करते हैं द मोस्ट बिगेस्ट एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में, जो कि है द डेथ ऑफ हाशिरामा सेंजू। देखो हम सबको पता है कि हाशिरामा नारुतो के यूनिवर्स में द मोस्ट पावरफुल शिनोबी था। लाइक इसका नाम ही था द गॉड ऑफ शिनोबी, जहाँ पे इसने अकेले से सारे टेलबीज को पोकेमॉन की तरह पकड़ लिया था एंड पूरा वर्ल्ड इससे डरता था। जहाँ हाशिरामा के पास ऐसे सेल्स थे जहाँ वो बिना हैंड साइंस के खुद को हील कर पाता था एंड इसी के कारण भाई हम इसे आज हाशिरामा सेल्स के नाम से जानते हैं। जहाँ आजकल ये हाशिरामा सेल्स कितने ज्यादा पावरफुल एंड खतरनाक रीजेनरेटिव एबिलिटीज है इनके पास, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। लाइक भाई हाशिरामा के सेल्स इतने ज्यादा वाइड एंड मिस्टीरियस थे कि लोग भाई इसे चुरा चुरा के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो भी इमॉर्टल बन सके। आफ्टर भाई इसी सेल के कारण मादारा तक कई सालों तक जी पाया था एंड इसके साथ साथ भाई हाशिरामा के पास इतना ज्यादा चक्र था कि वो 9 टेल तक को सप्रेस कर पाता था एंड इवन भाई उसने मादारा प्लस 9 टेल को सप्रेस कर दिया था अपने वुड रिलीज का यूज करके। और भाई वुड रिलीज के बारे में तो मैं बताना भूल गया। भाई वुड रिलीज तो कितना ज्यादा पावरफुल ओपी गन का ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। लाइक लोग अभी तक इसके ऊपर रिसर्च करते हैं पर स्टिल वो अभी भी हाशिरामा लेवल जितने वुड रिलीज को रेप्लिकेट ही नहीं कर पाए, जो कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। बस हमें इसका एक ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है जो कि अपना यामाटो। सो भाई इसी के कारण ऐसा सवाल आता है कि एज अ डेंजरस एंड पावरफुल बंदा आखिरकार मारा कैसे, क्योंकि अगर हम डेटा बुक्स को देखें तो उसमें लिखा है कि फर्स्ट ग्रेट निंजा और मतलब कि विलेज फाउंड होने के कुछ ही सालों बाद हाशिरामा मारा गया था। तो भाई सवाल यही आता है कि वो मारा कैसे गया, क्या कोई रैंडम पर्सन ने उसे मार दिया या फिर पूरी एक आर्मी लगी थी उसे हराने के लिए। और भाई यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर थियरी आती है कि जो हाशिरामा के सेल्स थे जिससे उसे रीजनरेशन एबिलिटी मिलती थी उसकी एक बहुत ही खतरनाक कॉस्ट थी। वैसे अगर मैं पर्सनली बोलूं तो ये थियरी मुझे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट भी लगती है। जैसे कि भाई हम सबको पता है कि सुनाडे की जो 100 सील टेक्निक है उसमें वो अपने फोरहेड पे चक्र को स्टोर करके रखती है जिसे रिलीज करके उसे खतरनाक स्ट्रेंथ एंड रीजनरेटिव पावर मिलती है। पर इसकी वजह से भाई उसकी थोड़ी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, जिसके कारण जितने भी बार सुनाडे इस टेक्निक को यूज करेगी उससे उसकी लाइफ स्पैन कम ही होते जाएगी। आफ्टर ऑल भाई इसी टेक्निक की वजह से तो सुनाडे रियल में इतनी ज्यादा ओल्ड है। लाइक तुम सबने देखा ही है ना उसका रियल फेस वो कैसे दिखती है, वो रियल में 106 तो नहीं है भाई, उसका भाई 06 से वो 06। और इसी के लिए भाई ऐसा माना जाता है कि हाशिरामा के केस में भी ऐसा ही हो सकता है, जहाँ पे लगातार अपने हीलिंग पावर्स को यूज करके हाशिरामा के शायद से सारे सेल्स ही बर्न आउट हो गए होंगे। मतलब कि वो अपने लाइफ को एक्स्ट्रा हीलिंग और चक्र के लिए सैक्रिफाइस कर रहा था। तो भाई इस थियरी के हिसाब से ओवर यूज सेल के यूज के कारण इवेंचुअली उसकी लाइफ स्पैन ही खत्म हो गई। और यही भाई सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है कि हाशिरामा आखिरकार मरा ही कैसे होगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वैसे भाई आई नो मैंने एक मिस्ट्री है जो कि नहीं बताई है, जो कि है मिस्ट्री ऑफ नामिकाजे क्लैन। और भाई ये मिस्ट्री ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ जिसमें भाई तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और भाई तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है नामिकाजे क्लैन के बारे में। सो भाई अगर तुम्हें इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय। 涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々